नमस्कार, स्वागत है आपका। कल हमने भाषा, व्याकरण एवं लिपि के बारे में चर्चा शुरू की थी। कल हमने पूरा वीडियो भाषा के बारे में बताया। आज का वीडियो हम व्याकरण एवं लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। उससे आगे हम आज व्याकरण और लिपि विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने कल भाषा के बारे में कुछ थोड़ा सा अंश रह गया था। भाषा की उपभाषा जिसे कहते हैं बोली। हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो कल जैसे कि बताया है कि भाषा एक विस्तार रूप में असीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो इकाई होती है वो भाषा है। भाषा जैसे हमारे बीच में हिंदी, जैसे कल बताया आपको हिंदी के बारे में, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो वो पूरे भारत देश में बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन बोली एक सीमित क्षेत्र, छोटा स्थानीय रूप, जहां छोटे स्तर पर बोली जाने वाली उपभाषा को बोली कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब हम किसी अपने छोटे से प्रदेश, किसी स्तर पर जिले अनुसार अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, वह उसकी उपभाषा कहकर वह बोली मानी जाती है, उसे बोली कहते हैं। हम इस बिंदु अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि वह उपभाषा जो सीमित क्षेत्र में, उसका जो क्षेत्र होगा वो छोटा क्षेत्र होगा और सीमित क्षेत्र में स्थानीय रूप में बोली जाने वाली वहां की लोकल भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जिले अनुसार अलग अलग बोलियां बोली जाती है। जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, इन भाषाओं का राजस्थान में बहुत ज्यादा उपयोग होता है और इनके भी विविध क्षेत्र है। जैसे मेवाड़ी में चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, मारवाड़ी में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर एवं मेवाती में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में इन भाषाओं का अलग अलग उपयोग होता है। कहने का मतलब सीमित क्षेत्र में जो होने वाली भाषा का उपयोग ही बोली है एवं बड़े स्तर पे जिस भाषा का उपयोग होता है वह भाषा कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक बिंदुवार दूसरा आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हमारी सबसे बड़ी, जब हम कुछ विषय को लेकर बैठते हैं तो उसके छोटे छोटे कुछ उस बिंदुओं को बढ़ाने के लिए उसको बड़ा रूप देना पड़ता है। तो बड़ा रूप देने के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। जैसे हिंदी भाषा के लिए आप लिखित एवं मौखिक के अंदर आप उसको जो मौखिक रूप से बोलकर लिखित में कुछ लिखवाना या लिखकर उसको प्रदर्शित करना चाहते हो तो आपको उसके लिए उसका व्याकरण का होना अनिवार्य है। व्याकरण कहने का अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिनके माध्यम से आप उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखकर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। व्याकरण में छोटे छोटे बिंदुओं को उसके छोटे छोटे प्रत्येक टुकड़ों में बांटे गए हैं। पद, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्यांश, ऐसों को टुकड़ों में बांटकर उन सब को जोड़कर भाषा को सुधारने का प्रयास किया गया है। आपको बताना चाहता हूं भाषा की शुद्ध परिभाषा। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमावली, कहने वाला हम जो बोलते हैं और उसको राइट करते हैं, लिखते हैं, उसकी जो नियमावली होती है वह व्याकरण कहलाती है। किसी भी प्रकार की भाषा को जानने के लिए व्याकरण का होना अति आवश्यक है। बिना व्याकरण आप किसी भी भाषा की जानकारी स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी की भी विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद्य, पद्यांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की जानकारी प्राप्त करना ही व्याकरण है। हम
इन पद्यांश, शब्द, वर्ण, वाक्यांश, वाक्य, इनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आप इन सब की जानकारी हमारे को होनी आवश्यक है, और जानकारी के बाद ही हमारी जब व्याकरण मजबूत होगी तो हम किसी भी भाषा के बारे में जान सकेंगे। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। जैसे पहला वर्ण विचार यानी वर्ण के आधार पर, दूसरा शब्द विचार शब्द के आधार पर, तीसरा है वाक्य विचार। कहने का मतलब शब्द, वाक्य और वर्ण के आधार पर तीनों भागों में बांटा गया है व्याकरण को, और इनके विस्तार रूप को पढ़ने से हमें वर्ण की जानकारी, शब्द की जानकारी और वाक्य विचार की जानकारी अवेलेबल होगी। तो आने वाले दिनों में हम जो वीडियो आएंगे उनमें पूरा इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आगे आता है हमारा नागरी लिपि। नागरी लिपि भाषा की जिन ध्वनियों को लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह देवनागरी लिपि कहलाती है। परिभाषा का मतलब हुआ कि आप लिखते समय और बोलते समय आपके द्वारा जो बोला गया किस चिन्हों के अंदर, किस प्रतीक के अंदर आप वह लिखते हो, वह जो प्रतीक होते हैं, वह चिन्ह जो होते हैं, वह उसकी लिपि कहलाती है। और देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, कोंकणी भाषा और नेपाली भाषा, ये देवनागरी लिपि की भाषा के उदाहरण है। हिंदी और संस्कृत हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। मराठी भाषा ये महाराष्ट्र में ज्यादा उपयोग में की जाने वाली भाषा है, और गोवा जैसे क्षेत्र में कोंकणी भाषा का उपयोग किया जाता है, और नेपाली भाषा का ज्यादातर उपयोग नेपाल देश के अंदर किया जाता है। इसके अलावा देवनागरी लिपि की तरह रोमन लिपि, गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि का भी प्रयोग होता है। तो रोमन लिपि में हम अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, वह एक रोमन लिपि का एग्जाम्पल है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी, जो पंजाब में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है और पंजाबी का उपयोग करते हैं। फारसी लिपि में उर्दू भाषा का जो उपयोग होता है वो फारसी लिपि का है, और फारसी लिपि में उर्दू जो लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि को कुछ शिक्षाविदों, भाषाविदों एवं पत्रकारों एवं मंत्रालयों के बड़े अधिकारियों द्वारा एक लिपि का मानक रूप निर्धारित किया गया था। उस मानक रूप के अंदर स्वर, व्यंजन और इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मानक रूप में विस्थापित किया गया। तो हमारे को सबसे पहले जानकारी होगी कि 11 स्वर, 33 व्यंजन और कुछ इन सबको अलग चिन्हों को मिलाकर ऐसे करके 52 के लगभग होते हैं। तो मैं आपको इसको विस्तार रूप से दिखाना चाहता हूं कि स्वर 11 अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर। इसमें अनुस्वार जिसे बोलते हैं अंग के ऊपर एक बिंदी लगती है, और जिसको मैंने अलग से प्रदर्शित किया है लाइन पे। ये बिंदी जो होती है वो अंग का उच्चारण करती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में अस पे आप बिंदी लगाओगे यानी अनुस्वार लगाते हैं अपन, तो वह अंश बढ़ जाता है। संपदा पे आप अनुस्वार का प्रयोग करोगे वह संपदा बन जाता है। अंश, संपदा, अंश आदि इस अनुस्वार के एग्जाम्पल है, उदाहरण। उसके बाद आता है अनुनासिक। एक चंद्र बिंदु के रूप में हम व्यक्त करते हैं। चंद्र बिंदु आपके सामने प्रतीत है। इस चिन्ह के जैसे हम जिस शब्द के ऊपर लगता है वह चंद्र बिंदु का रूप जिसे अनुनासिक बोलते हैं। जैसे अनुनासिक का भी एग्जाम्पल मैंने 3 एग्जाम्पल में बताया है। जैसे चांद के ऊपर यह चंद्र बिंदु का निशान लगा है, और हंसना के ऊपर लगा है। अगर हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से तो ये बन जाएगा हंसना। यानी अर्थ बोलते समय और लिखते समय दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हंसना और हंसना दोनों फर्क है, और इसमें चंद्र बिंदु लगते ही ये हंसना आदि ऐसे शब्द बन जाते हैं। और अंतिम आता है विसर्ग, जिसके पीछे अ ऐसा शब्द होता है और उसके पीछे
दो बिंदी लगी होती है। दो बिंदी को प्रतीत करते हैं और वो लगभग थोड़ी सी ह का उच्चारण आता है। जैसे आप अतः शब्द अतः के पीछे दो बिंदी लगा ली, ये जिसे बोलते हैं विसर्ग, और विसर्ग लगाने से वह बन गया अतः दो। मानव स्तुति प्रातः, यानी हम बोलते समय विसर्ग लगने से उसमें ह का भी उच्चारण साथ में होता है। उसके बाद आगे हमारे आता है व्यंजन। व्यंजन वैसे प्रमुख रूप से 33 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और य वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, थ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अगले प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। और य वर्ग में य, र, ल, व। इसी प्रकार आगे आता है संयुक्त व्यंजन। उसमें 4 शब्दों को वर्णों को रखा गया है, छ, त्र, य और स्र। ये अलग से माना जाता है। ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह एक किसी भी शब्द के नीचे लगने से वह शब्द आधा बन जाता है। आप किसी भी ह के नीचे, जैसे ऐसा ह पूरा शब्द है और इसके नीचे अगर हम हलन चिन्ह लगा देते हैं तो यह ह आधा बन जाएगा। कहने का अर्थ, जैसे एग्जांपल दिया प्रहलाद, प्रहलाद के अंदर प्रहलाद हो जाएगा। अगर आपने हलन लगा दिया तो ये बन जाएगा प्रहलाद, यानी हम ह को आधा बोलने का प्रयास करेंगे। अप्राण के अंदर ह लगने से अप्राहन, यानी हम छोटा रूप उसका हो जाता है। जिस शब्द के नीचे हलन लगा है वह उसका आधा बन जाता है और वह प्रहलाद, अप्राण जैसे शब्द बन जाते हैं। आगे आते हैं ग्रहित शब्द, यानी ग्रहित शब्द उसमें कहते हैं हमारी भाषा में अन्य लिपि के जो शब्द होते हैं वह यूज होने लग जाते हैं, प्रयोग में आने लगते हैं, उसे बोलते हैं ग्रहित शब्द। यानी लिए गए जो शब्द होते हैं वो ग्रहित शब्द स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, हम ये जो आ है ये स्वर शब्द है और इसके ऊपर जो मात्रा लगी है चंद्र बिंदु को, इसमें चंद्र बिंदु नहीं कहेंगे लेकिन चंद्र बिंदु की तरह जो मात्रा लगती है, जो जिसका उच्चारण होता है ओ, यानी ओ का उच्चारण साथ में थोड़ा सा प्रतीत होता है। जैसे ओ आप इसमें लिख सकते हो, हम ऐसे लिखते हैं कभी डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर डा के ऊपर जो लगता है वह ग्रहित स्वर होता है और ओ का उच्चारण करता है और डॉक्टर बन जाता है डॉक्टर। ऑफिस, कॉलेज, कॉटेज, ऐसे आदि शब्द उसको बन जाते हैं। और क शब्द के नीचे बिंदी लगी है, ख शब्द के नीचे बिंदी है, ग शब्द के नीचे बिंदी है और ज और फ ये फारसी शब्द है। कहने का मतलब उर्दू शब्द है, फारसी लिपि के उर्दू भाषा के शब्द है। उर्दू भाषा में सबसे ज्यादा शब्दों के नीचे ऐसे बिंदियां लगी होती है। वो एग्जाम्पल के रूप में उर्दू भाषा सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। फारसी लिपि से ग्रहित ध्वनियां जैसे गरीब, गजल, कौम उर्दू भाषा में शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें ये ग के नीचे या बिंदी लगती है, ऐसे ग में, ज में, ठीक है ना, ऐसे क में ऐसे बिंदी लगती है। ये उर्दू शब्द के भाषा में उपयोग आने वाले, अधिकतम प्रयोग में आने वाले शब्द है, जिसे बोलते हैं गृहीत स्वर। और मानक भाषा में भी इसके अलावा 2 और वर्ण रहते हैं जो मानक भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। उसको हम मानक भाषा के 2 वर्ण बोलते हैं, जिसे हम प्रत्यक्षित वर्ण कहते हैं। वो होते हैं ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, ड के नीचे और ढ के नीचे, उसे बोलते हैं प्रत्यक्षित वर्ण। इस प्रकार हम हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा पहला अध्याय भाषा, व्याकरण एवं लिपि 3 बिंदुओं पर चर्चा थी। कल का वीडियो भाषा के बारे में और आज हमने आपके सामने व्याकरण एवं लिपि के बारे में चर्चा की।